Hello everyone. Uh, Welcome to this YouTube channel and this session. मेरा नाम गौरव पांडे है. मैंने यूपीएससी 2021 में रैंक 168 मिली थी मुझे और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज अलॉट हुई है. तो इस सेशन में मैं पहले अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करूंगा और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे थोड़ा. एंड देन फिर जो आपके लाइव चैट में क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा. ठीक है, जैसे ही मेरी आवाज़ अगर ना आए तो फिर आप बता सकते हैं. ठीक है, कमेंट्स में मैं चैट देख रहा हूँ. तो मैं शुरू करता हूँ पहले जनरल क्वेश्चन से. सबसे पहले तो मेरी एक ब्रीफ में मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी आपसे शेयर करता हूँ. तो मैंने फर्स्ट 2018 में दिया था. मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स भी. तो मैंने ऑप्शनल भी अपना इंग्लिश लिटरेचर रखा था. 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था. तो वो उस टाइम पे उतना वो फुल प्रिपरेशन वाला अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल एंड में डिसाइड किया था, एंड में चेंज कर लिया था बेसिकली फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में. तो उस अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, बट मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था. फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था अपना. हाँ इम्तियाज़, आई फोकस ऑन प्रीलिम्स. मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, जर्नी बता रहा था. तो उसके बाद मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया. तो उसमें मैं मेंस में जस्ट एक नंबर से कट ऑफ से रह गया था. फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने. थर्ड अटेम्प्ट में प्री में फिर मेंस में भी क्लियर हुआ, प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, लेकिन मैं इंटरव्यू में मैं बहुत ही कम स्कोर आया था मेरा. तो उसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. सॉरी, फोर्थ अटेम्प्ट यानी कि 2021 का जो अटेम्प्ट था वो क्वालिफाई हुआ और मुझे ये सर्विस मिली. तो 3 अटेम्प्ट्स का फेलियर था. उसके बाद जाकर ये है. तो हाँ यही है. बाकी तो एक 3-4 साल की जर्नी है. बहुत मुश्किल है कि आप 10 मिनट में या 1 घंटे की चैट में आप कभी जाहिर कर पाएँ. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत इश्यूज थे, बट ठीक है, फाइनली सिलेक्शन हो गया. और मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो ये लाइव सेशन देखें उनका भी क्लियर हो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. हाँ, तो मैं ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं पहले उस पर बात करूँगा. अगर उसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तब आप पूछिएगा. पहले मैं ये पूरा जो मेरे पास क्वेश्चंस है मैं उसको डील करता हूँ डिटेल में. सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने 5 टाइम्स प्रीलिम्स दिया है, मतलब मैंने सिलेक्शन के बाद भी प्रीलिम्स दिया. मैं उसके लिए आईएएस के लिए ट्राई कर रहा था, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया. तो मैंने 5 टाइम्स कंटिन्यूसली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है. एवरी टाइम आई स्कोर्ड 3 टाइम्स आई स्कोर्ड मोर देन 110. ठीक है, तो ठीक ठाक मार्क्स आते हैं मेरे प्रीलिम्स में हमेशा से. तो प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ओपिनियन में, वो है एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड. प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज. ठीक है, देखो बेसिक स्टेप्स क्या है. आपने अपनी एनसीईआरटीज पढ़ ली या जो भी आपको बेसिक बुक पढ़नी है, फिर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब. ठीक है. ये हर एक कैंडिडेट करके जा रहा है. जो भी 50,000 लाख सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ये करके जा रहे हैं. अल्टीमेटली क्या है, वहां पर आपको आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, आपको आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस. तो मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता था कि मैं कैसे एलिमिनेट कर सकूं. ठीक है, प्रीलिम्स की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, तो वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले जो मेरा रूल था, मैं हमेशा सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था. ठीक है, और ये चीज़ मतलब मैंने ऐसे रैंडमली नहीं सोची. मैंने कम से कम 10-20 मॉक टेस्ट लगाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मैं इस चीज़ पे आया था कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स तभी स्कोर हो रहे हैं जब मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ. बेसिक फंडा है मेरा. 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर मैं 10 क्वेश्चंस में लाइक ऑलमोस्ट तुक्का टाइप का मारता हूँ, नॉट 100% तुक्का, एक इंटेलिजेंट गेसिंग मारता हूँ, तो फिर अगर उसमें से 3 भी सही हो जाते हैं तो लाइक सही पोजीशन में हूँ, आई एम नॉट इन द नेगेटिव. ओके, तो इस फंडे से मैं चलता था. बट हाँ, मैं सबको रेकमेंड नहीं करूँगा ये. आप अपने हिसाब से जज करिए कि आपको कितने करने. बट स्टिल मेरा एक क्लियर एडवाइस रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. एटलीस्ट 80-85 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्लियर कट पेपर नहीं बनाए जाते कि ABCD ऑप्शन है और आप
100% श्योर होगे, बहुत कम क्वेश्चंस में आप श्योर होगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज पे फोकस करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मतलब इट्स माइट साउंड सरप्राइजिंग बट हाँ, दिस इज़ व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था PYQs पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे ऐसा लगता है PYQs इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री, ठीक है। अब PYQs को कैसे करता था, मैंने 1996 से लेकर 2021 तक के सारे PYQs किए। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा मुझे याद है, ऑलमोस्ट सारे ही याद है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता था, आपको इतना पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि बहुत पहले कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते थे या उस टाइम का करंट अफेयर्स आया हुआ करता था, तो वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, आपको किस तरीके से करना है कि आप सब्जेक्ट वाइज PYQs करो। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता था तो सबसे पहले हिस्ट्री के सारे PYQ लगाता था और अपने एक पेज में साइड में लिखते रहता था कि ये वाला जो थीम है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये मेरे को बहुत अच्छे से करना है। बाकी चीज़ें तो करनी ही है बट ये वाला थीम और अच्छे से करना है। दूसरा, लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी पे फोकस करते हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उस पर भी फोकस करना है। आपको फिर उसको भी गूगल सर्च करके पढ़ना है या फिर बुक से पढ़ना है, जैसे भी आपकी मर्जी है, ओके। तो मैं वो करता था। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। 2019 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था कि कल्याण मंडप जो है वो कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, कहाँ के आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो मेरे PYQs से मेरे को एक लर्निंग मिली थी कि यूपीएससी विजयनगर एम्पायर पे बहुत फोकस करता है। बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने विजयनगर एम्पायर। तो मुझे कल्याण मंडप बिल्कुल नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि यूपीएससी के लिए विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कृष्ण देवा राय का, जो उसके किंग थे। तो मैंने ऐसे ही रैंडम गेस कर दिया कि विजयनगर एम्पायर होगा, मैंने टिक कर दिया और वो सही हुआ, ठीक है। इस बार पिछले 2021 में क्वेश्चन आया था लीजा पाथफाइंडर का, ठीक है, तो सॉरी, हाँ, लीजा पाथफाइंडर और ई लीजा का। सेम क्वेश्चन 2018 या 2019 में भी आया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो एकदम वर्बैटिम रिपीट हुआ। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी मतलब कि आपको एक एनालिसिस बनाना है और आप बहुत ही डिटेल में PYQs को करेंगे तभी ये बन पाएगा। मॉक टेस्ट की देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स, मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स जो नहीं क्लियर कर पाए हो यूपीएससी या फिर कोई भी, तो अल्टीमेटली उनको कोचिंग में जॉब मिल जाती है और वही लोग मॉक टेस्ट फॉर्म करते हैं। कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स मॉक टेस्ट नहीं फॉर्म करते। तो मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है उनकी एक लिमिटेशन है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गो फॉर PYQs आप जितने अच्छे से, जितने बेटर तरीके से करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स, बुक रिवीजन, PYQs और PYQs से थीमेटिक और गूगल सर्च करके बेटर अपना वो करना, स्ट्रेंथ बनाना, ये मेरा है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स का कुछ पूछना होगा तो आप बाद में पूछिएगा जब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैंने मेंस में एसए की तैयारी कैसे की। देखो, एसए भी एक ऐसा पेपर है जिसने मेरे को हेल्प किया क्लियर करने में। मेरे हर बार 135, 133, 132 ऐसे करके आए, विच इज बेस्ट नहीं है बट काफी अच्छे हैं। तो एक चीज है कि मेरा ना लिटरेचर ऑप्शनल है, तो ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट हेल्प हो जाती है, बट लिटरेचर ऑप्शनल वालों की थोड़ी आदत होती है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हो। मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया। मेरा बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच होता था। मेरी बस इतनी कोशिश होती थी एग्जाम में कि बाकी लोग जो लिख रहे हैं मुझे उससे थोड़ा सा अलग लिखना है, बस इतना। हाँ, अलग लिखने के चक्कर में आपको इररिलेवेंट नहीं लिखना। अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसे के लिए बतानी हो तो मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेलेवेंस। हर एक लाइन आपको रेलेवेंट लिखनी है, हर एक लाइन, ठीक है। रेलेवेंट का मतलब क्या है, उस टॉपिक से रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक जिसपे मैंने पिछली बार ऐसे लिखा था कि लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, तब आपको लाइफ की डेफिनेशन और ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको इस एंटायर टॉपिक को लेके उसका लिखना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मैं कैसे स्टार्ट करता था। मैं यूजुअली अपने मन से कोई पोएम बना लेता था, मैं किसी को कोट नहीं करता हूँ। हालांकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सारे कोट्स आते हैं, हजारों कोट्स आते हैं, बट मैं कोट नहीं करता था किसी को। मैं अपने मन से ही उस टॉपिक को लेके कोई पोएम बना देता था, छोटी सी वहाँ पे थोड़ी राइम करते हुए, या फिर एक स्टोरी बना लेता था, ठीक है। जैसे मेरा जो ये लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, मैंने इसमें इस तरह की स्टोरी बनाई थी कि मैंने चार्ल्स डिकेंस की लाइफ को लेकर थोड़ा सा वो बनाया था कि कैसे पहले वो किस तरीके से थे, फिर वो कैसे बने। और गौतम बुद्धा की मैंने स्टोरी को
एक अलग फॉर्मेट में लिखा था, एक थोड़ा यूनिक तरीके से। देखो बहुत लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में उस ऐसे में लिखा हुआ, बट मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा था कि एक लड़का पैदा हुआ एक राजा के घर में, और वो उसने सब ऐशो आराम देखे, तब तक वो एक ह्यूमन बीइंग था। फिर एक बार वो अपने चैरियोटर के साथ बाहर जाता है, और फिर वो जब सफरिंग्स को देखता है, गरीबी को देखता है, लोगों को देखता है, तब उसके अंदर वो भाव आता है कि वो बहुत ही प्रिविलेज्ड है और बाकी लोग प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, फिर उसकी एक अलग सोच बनती है, तो वो ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन बनने की तरफ निकल पड़ता है। और वो राजा और कोई नहीं, सिद्धार्थ गौतम थे, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध हुए। तो सिद्धार्थ गौतम एक ह्यूमन बीइंग थे, बट महात्मा बुद्ध बीइंग ह्यूमन वाली जर्नी पे निकल पड़े थे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव देना है। तो मेरे ख्याल से ना इंट्रोडक्शन जो हो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो आप इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर लेता है एग्जामिनर को। तो मैं इंट्रोडक्शन पे काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता था। ऐसे में 3 घंटे मिलते हैं, 24 पेज के आसपास होते हैं, जो कि काफी है। मतलब कि बाकी पेपर्स में आपको 50 पेजेस लिखने होते हैं, यहाँ पर 24 पेजेस है, वो भी आप छोड़ सकते हो 2 पेजेस। तो यू हैव एनफ टाइम टू थिंक। तो ऐसे में ना बहुत जरूरी है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पीछे जो रफ पेज दिए रहते हैं उन पे आप पूरा अपना एक फ्रेमवर्क टाइप का बना लो, और उसके बाद एक्चुअल ऐसे लिखो। तो मेरा फिक्स रहता था 30 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 1 आवर्स ऑफ राइटिंग। इस तरीके से आपको करना है ऐसे। बाकी दूसरी चीज ऐसे में ये है कि आपको रीडेबल बनाना है। ठीक है, रीडेबल बेसिकली का मतलब ये है कि जैसे एक टॉपिक था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक था जो मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किया था, कि मटेरियलिज्म इज वांटलेसनेस इज यूटोपिया एंड मटेरियलिज्म इज अ शिमरा। बहुत लोग इसको सुन के ही वो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इतना खतरनाक मतलब है नहीं, कि जो मटेरियलिज्म मतलब जो हम लोग आजकल भौतिकवाद हो गया है कि हम लोग को ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, वो माया है। ठीक है, और जो दूसरा है कि वांटलेसनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कि मैं सन्यासी हूँ, ये भी गलत है। ठीक है, ये यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब कि एक बहुत ही आइडियल सा स्टेट, ये हो नहीं पाता है। ठीक है, तो दोनों को ही आपको, दोनों ही गलत है, आपको एक मध्यम मार्ग की तरफ निकलना है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स से सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर दिया। आप इस चीज को ना सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप अपने जीएस की नॉलेज यूज करो। कैसे? जीएस पेपर वाइज चलो। आप पहले सबसे जीएस पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री, तो कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल से इसको रिलेट करके डिफाइन कर दो। फिर ज्योग्राफिकल कुछ हो, सोसाइटी से रिलेट कर दो। फिर जीएस 2 में आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दो। ठीक है, गवर्नेंस से रिलेट करो। फिर जीएस 3 पे आ जाओ, इकोनॉमिक्स से रिलेट करो। तो बेसिकली आपको ईजी करने के लिए मैंने बताया। तो अगर आपका ऐसे बहुत रेलेवेंट है, एकदम टॉपिक पे है, थोड़ा सा आपने हट के कुछ लिखा है, यूनिक किया, और ज़्यादा इधर उधर नहीं भटके हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसे ईजीएस्ट पेपर है, कुछ भी करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मुझे तो मतलब सबसे ईजी और अच्छा पेपर लगता है ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि जीएस 1 2 3 4 की तैयारी कैसे की। सिंपल, मैं स्ट्रेट 1 2 3 4 करके बता देता हूँ। बेसिक बुक करी, स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, सेकंड, करंट अफेयर्स रेगुलरली। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जीएस 2 एंड 3। थर्ड, ये दोनों चीज़ें करने के बाद नाउ बिगिंस पीवाईक्यू। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। मेंस में भी मुझे मेंस में 2013 से करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। तो 2013 से लेकर 2020 तक की, अब जब भी मैंने एग्जाम दिए, जितने भी मेंस के क्वेश्चन रहे ऑलमोस्ट मुझे रटे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि एक किताब लेके उठाई और सारी किताब पढ़ डाली, उसका कोई सेंस नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको देखना है सिलेबस में क्या मेंशन है और पीवाईक्यूज में क्या क्या पूछा गया। तो मेंस के लिए मेरा सिंपल क्लियर कट रहता था। अनलाइक प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड नहीं है। थैंक यू अमायरा, आई हाइड्रेट। तो मेंस में सिलेबस डिफाइंड है, प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो मेंस में काफी एडवांटेज मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जीएस 3 की बात करूँ, सिंपल क्लियर कट टॉपिक्स दिए हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से क्लियरली डिफाइंड है सिलेबस। तो आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक को लेना है, और सब पे एक एक 2 2 पेज के नोट्स बनाने हैं, उसको याद करना है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस पर। बेस्ट इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल सिक्योरिटी, तो पूरी इतनी मोटी बुक पढ़ना का सेंस नहीं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी है। सिंपल रूल है, नंबर 1, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पर मेरे पास 1 2 पेज के नोट्स होने चाहिए, वो मुझे याद होने चाहिए। यूपीएससी में रट्टे की वैल्यू है बहुत ज़्यादा। अगर कोई ये बोलता है कि इट्स जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको ना टाइम नहीं मिलता है लिखने का। 20 क्वेश्चंस लिखने हैं 3 घंटे में, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर रटा रहेगा तो आप लिख दो। तो वो चीज़ करो। पीवाईक्यू में जो आ रखा है वो, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन्ड है वो, और जो करंट में आज चल रहा है वो। करंट में चलने वाली चीज़ को पढ़ने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि
उसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेंस के लिए बेसिकली ये था। ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? ऑप्शनल यार मेरा बहुत यूनिक ऑप्शनल है, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल है, आप लोगों में से शायद ही किसी का होगा। अम, तो इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली वही था, मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा ऑप्शन में, कि नॉवेल्स पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह का वो नोट्स बनाए। मैंने पीवाईक्यू के हिसाब से ही पूरी ऑप्शनल की तैयारी की है। ऑप्शनल्स में क्या होता है, एक चीज़ हर ऑप्शन में कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से देखना है। जस्ट अ सेकेंड। इंटरव्यू की तैयारी, यार इंटरव्यू देखो बहुत ही मेंस और प्रीलिम्स में अगर आप मेहनत करते हो, लक बेस्ड बहुत ज़्यादा है बट एटलीस्ट एक रिवॉर्ड है, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत करोगे तो एग्जाम में वो चीज़ें आएंगी। लेकिन इंटरव्यू में इशू ये है कि आप भले ही 5 महीने तैयारी करो, 20-25 मिनट का इंटरव्यू होगा, कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 30 मिनट का। इतने में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे अगर वो आपको आते हुए हुए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आपका बैड लक, ठीक है। तो इंटरव्यू में सेम इंसान को एक बार 150 मिलते हैं, सेम को 200 मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगा अभी से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, आप एकदम एंड में जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तब इंटरव्यू के बारे में तैयारी करो, सोचो। इट्स नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से। जस्ट वन थिंग जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रहा है, मैं 3 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। मेरे लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू हैव टू फेक इट, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आप इस तरह का कुछ नहीं बोल रहे हो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा नापसंद आ जाए, तो फिर मुझे लगता है आपको एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके ऊपर आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बुक लिस्ट और सोर्सेज के बारे में, तो देखो बुक लिस्ट सिंपल है यार। मेरा बुक लिस्ट बहुत ही छोटी थी मेरी बुक लिस्ट। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस और बाकी गूगल सर्च थोड़ा, इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर्स के सिर्फ एडिटोरियल्स। और ये बहुत ही मेरे प्रिपरेशन का जो मैंने सोर्सेज बताई, मेरी प्रिपरेशन का 50% पार्ट ही है। मेजॉरिटी ऑफ माई प्रिपरेशन इज गूगल। ज़्यादातर चीज़ें मैंने इंटरनेट से पढ़ी। मेरे ऑप्शनल की मैंने कोई कोचिंग नहीं की, ना ही कोई कोचिंग अवेलेबल है, ना ही मेरे ऑप्शनल में कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो पूरा का पूरा मैंने गूगल से पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने जीएसपी जैसे ये सब टॉपिक्स है जो डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सब मैंने गूगल से की है, ठीक है। गूगल सर्च करता था, उस पर जस्ट आपको कोई भी सर्च करो, उसके आगे लिख दो यूपीएससी, तो जो रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा आप उससे पढ़ लो, ठीक है। तो सोर्सेज तो यार लाइक आप कुछ भी टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे सबके सोर्सेज। तो सोर्सेज इज नॉट अ बिग थिंग इन माय ओपिनियन। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली ये है कि आप ब्लाइंड आंसर राइटिंग ना करिए। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आंसर राइटिंग सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ तो मैं लिख लेता था आंसर, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट आंसर राइटिंग पेपर दिया था, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। मीन्स क्लियर नहीं हुआ था बट मैंने बहुत थोड़े से मार्क्स से कट ऑफ मिस की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोसेस आपको जानना है तो सिंपल है यार, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा लो, जाके देना है जाके दे दो, घर पे बैठ के देने का डिसिप्लिन है तो घर पे बैठ के दे लो। बट माय पॉइंट इज कि इंश्योर करना कि चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आपने कुछ फैक्ट्स डाले हुए हैं, कुछ कमिटीज की रिपोर्ट्स डाली हुई हैं, सब्सटैंशियल चीजें होनी चाहिए, कुछ करंट अफेयर्स से एग्जांपल्स डाले। अगर ये सब आप हर आंसर में करते जा रहे हो तो दैट इज योर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? देखो मैंने ऑप्शनल के लिए कोई जिस जिस पेपर में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, एथिक्स, ऐसे, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। मेरे सबसे अच्छे मार्क्स इन्हीं 2 पेपर्स में आए। ऑप्शनल में भी मैंने ऑप्शनल की भी कभी कोई कोचिंग नहीं ली। जीएस की मैंने ली थी जिसमें मैं ज़्यादातर क्लास मिस कर देता था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, तो अदरवाइज नहीं, ठीक है। मेरे 90% से ऊपर तो इट्स अबाउट सेल्फ स्टडी। अगर आप कोचिंग करते भी हैं तो भी इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, टेस्ट सीरीज अच्छी चीज़ है वो आप, बट हाँ मैंने जैसे कि बोला कि पीवाईक्यू फर्स्ट एंड देन टेस्ट सीरीज। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो और सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मतलब पीवाईक्यू को ही आप एक टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट करो, सबसे पहले वो करो।
उसके बाद आपको जो टाइम मिले फिर बाकी की टेस्ट सीरीज करो। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही इजीली रीडेबल है। 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलके बैठ के एक एनसीईआरटी बनाते हैं। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक एक अकेला राइटर लिखता है, जैसे राजीव अहिर सर आईपीएस है, उन्होंने स्पेक्ट्रम लिख दी, बहुत ही अच्छी किताब है। एनसीईआरटी 50-100 लोग मिलके बनाते हैं, पहले पेज पे लिखा रहता है राइटर्स का नाम। ठीक है, एनसीईआरटी से आपके मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है, क्वेश्चन डायरेक्टली आया ना आए ये वो अलग बात है, बट हाँ बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं।